Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 19 July of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन बताएं। हमें कल अच्छा लगा कि लोग कमेंट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ रहा है और भी लोग कमेंट करना चालू कर दिए। तो रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करें और सभी लोग अपना आंसर दें। हमें पता चलेगा कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ये हमें पता चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, गूगमल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? गूगमल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन है, आप उस स्टेट का नाम बताएं जहाँ पे है वो गूगमल नेशनल पार्क, आप कमेंट सेक्शन बताएं। दूसरा आता है क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन जो है वो कितने ग्रुप का मेंबर है? यूरोपियन यूनियन कितने ग्रुप का मेंबर है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन में ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जो क्या कहते हैं यूरो को ऑफिशियल करेंसी नहीं यूज़ करती, एज अ ऑफिशियल करेंसी यूज़ नहीं करती। यूरोपियन यूनियन में यूरो को ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो ऑफिशियल करेंसी यूज़ नहीं करती, एज अ ऑफिशियल करेंसी यूरो को यूज़ नहीं करती। ये तीन क्वेश्चन होंगे। चौथा क्वेश्चन आता है, फ्रीडम इन एग्जाइल जो बुक है, फ्रीडम इन एग्जाइल उसके ऑथर का नाम आप कमेंट सेक्शन बताएं। ये चार क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें अच्छा लगेगा क्या कहते हैं कि लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे आज एनालिसिस आज की शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है, चलिए आज की पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है, पैंडेमिक लीव्स उत्तराखंड पिलग्रिमेज इंडस्ट्री गैस्पिंग। कि जो इस पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उत्तराखंड का जो पिलग्रिमेज इंडस्ट्री थी, जो लोग वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है उनमें और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आई है। लोग वहाँ पे जाते थे इस वक्त, इस समय जुलाई में जो कंवर यात्रा होती है जिसमें कहते हैं लोग जाते हैं, कंवर जो होते हैं वो सब जाते हैं पानी लेने हरिद्वार, मैक्स कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा का पानी लेने, और जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यहाँ आके शिव भगवान के मंदिरों में चढ़ाते हैं। ये कहते हैं ये पानी, गंगा का पानी कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं हरिद्वार की क्या जो गंगा है वहाँ से पानी लेने जाते हैं। इसमें वही बताया गया है कि इस कोविड-19 के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, इसमें यही बताया गया है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट मूव्स ऑस्ट्रेलिया से एंट्री इनटू मलाबार ड्रिल। कि जो मलाबार ड्रिल होती है, जो मलाबार एक्सरसाइज होती है, उसमें क्या कहते हैं ऐसा सोचा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को उसमें जोड़ा जाए। वो क्या कहते हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होती है जो मलाबार, इसमें वही लिखा है इसमें वही लिखा है कि अ की मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, क्या कहते हैं जो उन्होंने फ्राइडे को कहा कि द इशू ऑफ इनवाइटिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द ट्राइलेटरल मलाबार नेवल एक्सरसाइज विद जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, की क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करने की बात सोची जा रही है। क्या कहते हैं कि वो भी जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आए और क्या कहते हैं हिस्सा ले, ऐसा इसमें सोचा जा रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा कि कहते हैं कई कंट्रियों का हमें सपोर्ट चाहिए और क्या कहते हैं कि जिससे जैसे अगर इन फ्यूचर हमें हेल्प चाहिए कहीं से, अगर जैसे हमने देखा कि जैसे अभी स्टैंड ऑफ हुआ चाइना में, तो जैसे द फाइनल डिसीजन हैज़ बीन डिले इन द व्यू ऑफ द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल इट इज़ लर्न। कि इसलिए अभी सोचा जा रहा है, फाइनल डिसीजन इसलिए रुका है क्योंकि जो चाइना का स्टैंड ऑफ था उसके बाद डिसीजन थोड़ा रुक के और समझ के लेने की बात हुई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं मलाबार ड्रिल को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मलाबार एक्सरसाइज, इसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, बट ड्यू टू टेंशन राइजिंग फ्रॉम इंडियाज न्यूक्लियराइजेशन 1998 इट बिकेम एन एनुअल फीचर ओनली इन 2002। क्या कहते हैं फिर 1998 का जो न्यूक्लियर हम लोग ने टेस्टिंग कर ली थी उसके बाद ये एनुअल फीचर हो गया था सिर्फ 2002 में, नहीं तो पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। द बायलैटरल एक्सरसाइज इवॉल्व फ्रॉम बेसिक नेवल ड्रिल्स टू इंक्लूड एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन 2005। पहले इसमें सिर्फ नेवल ड्रिल्स होती थी, नेवी के लोग ड्रिल्स करते थे, लेकिन उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट एक कैरियर्स भी की भी ड्रिल होने लगी, एंड उसके बाद एंटी पायरेसी ड्रिल्स भी होने लगी, सर्च एंड रेस्क्यू विद यूएस स्ट्राइक ग्रुप एंड कोस्ट गार्ड शिप्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज इन 2006, ये सब इसमें होने लगा। इन 2007 में मलाबार का और इनहेंस किया गया और 5 नेशन मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज टेकिंग ऑन बोर्ड 3 अदर नेशंस। उस वक्त 3 और नेशंस को जोड़ा गया, कहते हैं 5 नेशन मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज करने के लिए। उस वक्त पहले था इंडिया और यूएसए, अब इसमें जोड़ दिया गया जापान, ऑस्ट्रेलिया और
सिंगापुर को भी इसमें जोड़ दिया गया। However, this display of multilateral naval cooperation heightened China's anxiety. कहते हैं जो ये हुआ, जो नेवल एक्सरसाइज होने लगी, उसके कारण चाइना को एंग्जाइटी होने लगी, चाइना को चिंता होने लगी कि ऐसा हो रहा है तो बाकी नेशंस भी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ऐसा उसने सोचने लगा। बोथ इंडिया एंड चाइना द यूएस sought to ally Chinese concern and Malabar exercise was made bilateral. क्या कहते हैं, फिर दोनों यूएस और इंडिया ने सोच के इसे फिर बायलेटरल कर दिया। फिर उसके बाद लेकिन जापान जॉइन द मलाबार एक्सरसाइज का परमानेंट मेंबर इन 2015। फिर 2015 में जापान को एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया इस मलाबार एक्सरसाइज के लिए। पहले ये क्या कहते हैं टेम्प्रेरी मेंबर था, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर थे उस वक्त, क्या कहते हैं जब 2007 में, लेकिन फिर 2015 में इसे परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस हम लोग देख लेते हैं। Malabar exercise donates the growing level of interoperability between the navies of the US, India and Japan. ये इंटरऑपरेबिलिटी देखता है क्या कहते हैं यूएस, इंडिया और जापान के नेवीज में, जो क्या कहते हैं नेवी डिपार्टमेंट रहता है। द रीजन ऑफ इंडियन ओशन कंटेन्स 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो इंडियन ओशन है उसका 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, और 25% लैंड मासेस है, 40% वर्ल्ड सॉइल है और गैस रिजर्व्स है, और मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड सी बॉर्न ट्रेड इन ऑयल ट्रांजिट्स फ्रॉम इंडियन ओशन। कि जो ऑयल की क्या कहते हैं ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहते हैं इंडियन ओशन के द्वारा ही मैक्सिमम होता है। विद चाइना ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इट्स इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, मलाबार एक्सरसाइज एज्यूम ग्रेटर इम्पोर्टेंस। कि जैसे हमने देखा है कि चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और क्या कहते हैं इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज मलाबार एक्सरसाइज होना आवश्यक है, और क्या कहते हैं ज़रूरी भी है कि इम्पोर्टेंस अपना दिखाना कि इंडिया को कि हम भी हैं यहाँ पे। द मलाबार एक्सरसाइज, इसमें यह भी कहा गया है, द मलाबार एक्सरसाइज इनहेंस इंडियाज क्रेडिबिलिटी इन द मैरी टाइम डोमेन एंड प्रायोरिटाइज कलेक्टिव एफर्ट टू सिक्योर द फर्स्ट ऑफ द 3 ग्लोबल कॉमन्स। कि ओशन स्पेस और साइबर स्पेस में फर्स्ट 3 ग्लोबल कॉमन्स बनने के लिए हमें क्या कहते हैं इसमें इस तरह की एक्सरसाइज करनी होगी, और भी डिपार्टमेंट में मलाबार एक्सरसाइज टाइप की, जिससे हम इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकें हर जगह। मैरी टाइम डोमेन में भी बढ़ाने के लिए मलाबार एक्सरसाइज होना जरूरी है। इसमें यह भी लिखा है द यूएस पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज इंडिकेट इट्स इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग मैरी टाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। कि जब यूएस पार्टिसिपेशन करता है मैरी टाइम सिक्योरिटी में, तो इससे लगता है कि वो भी इंडियन ओशन रीजन में अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की एक्सरसाइज जो मलाबार एक्सरसाइज होती है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, मोबाइल ऐप कुरमा जो है हेल्प सेव टर्टल्स इन इंडिया। एक कुरमा ऐप लॉन्च किया गया है जो क्या कहते हैं टर्टल्स और टॉर्टॉइस को बचाता है, जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किए जाते हैं, जो सबसे मैक्सिमम जो ट्रैफिकिंग होती है किसी भी एनिमल की, वो क्या कहते हैं टर्टल्स या टॉर्टॉइस की होती है, जो होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक होती है कंट्री में, ऐसा इसमें बताया गया है। जो मई 23 मई होता है, 23 मई 2020 को वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया गया। क्या कहते हैं इनकी क्या कहते हैं कंजर्वेशन एजेंसी जो थी उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया कुरमा की टर्टल कंजर्वेशन को बचाने के लिए, टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है ऐप। कोलैबोरेटिव सिटीजन साइंस इनिशिएटिव प्रोवाइड डाटाबेस हेल्प आइडेंटिफाई स्पीशीज एंड लिस्ट रेस्क्यू सेंटर्स। कहते हैं ये प्रोवाइड करता है, डाटाबेस प्रोवाइड करता है टर्टल्स और टॉर्टोइस का, और देखता है कि कितनी तरह की स्पीशीज़ हैं इस वक्त, और ये भी देखता है कि उनको बचाने के लिए कितने रेस्क्यू सेंटर हैं उसके आसपास जहाँ पे टर्टल्स पाए जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि टर्टल्स, ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है इंडियन इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इट कैन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि जो टॉर्टॉइस और फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं वो मोस्ट ट्रैफिक्ड होते हैं, जो कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग जिस एनिमल की होती है वो टर्टल्स और फ्रेश वाटर टॉर्टॉइस की होती है, इसमें ये बताया गया है। ऐसा 2019 की रिपोर्ट में माना गया था। इसमें कहा गया कि जो जितने भी होते हैं लगभग, इसमें कहा गया एन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रैफिक, उसने कहा है कि एटलीस्ट 200 टॉर्टॉइस एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स फॉल प्रे टू इलिसिट पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी वीक। लगभग 200 टॉर्टॉइस या फ्रेश वाटर टर्टल्स हर वीक क्या कहते हैं पोच किए जाते हैं या हंट किए जाते हैं या स्मगलिंग होती है उनकी, ऐसा होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। पूरे उसमें यही बताया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में टर्टल्स के। चलिए अगली न्यूज़ देख लें हम लोग। अगली न्यूज़ आती है PSO-2 यूएई कंसुलेट ऑफिसर ऑन NIA रडार। की जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और जो
से लेकर यूएई कंसुलेट जो है ऑफिशियल जो है वो सब एनआईए रडार में है, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग जो हुई है इसमें बताया गया कि जो गोल्ड स्मगलिंग हो रही है उसमें एनआईए ने कहा है कि वो एक कार्गो शिप एयर कार्गो शिपमेंट्स के द्वारा हुई है, पूरी भी गोल्ड शिप में जो गोल्ड स्मगलिंग हुई है। तो इसमें ये बताया गया, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट रखता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। चलिए हम लोग एनआईए को देख लेते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा लाया गया था। ये सेंट्रल एजेंसी है जो देखती है सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनको बड़ा, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन ले उसके द्वारा तो उसके खिलाफ भी देखती है। स्मगलिंग रोकने के लिए यूज़ होती है, जैसे इंडियन करेंसी की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। ये इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन जो होते हैं अलग कंट्रीज़ के साथ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो अप्रूव्ड होते हैं उनको देखती है, और उनको बचाने के लिए कि उनको कोई हार्म ना हो उसको रहे, तो उसके लिए ये वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टेरर को ख़त्म करना, टेररिज्म को ख़त्म करना। ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, और उसके जो अदर ब्रांचेस वो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में इसके और ब्रांचेस हैं। अभी क्या कहते हैं, जो एनआईए का अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, एनआईए अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ 2019 में, उसके जो 2008 में ओरिजिनल एक्ट है उसके बाद इसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोड़ा गया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स के जो द्वारा जो ऑफेंसेस होते हैं, जो नकली नोट यूज़ होते हैं वो सब, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म, जो आर्म्स की जो तस्करी होती है जो उसको रोकने के लिए, साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को जो द्वारा जो ऑफेंसेस होते हैं उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया है। इसमें स्पेशल कोर्ट भी होती है, जो स्पेशल कोर्ट पूरा डिसीजन लेती है। The central government for the trial of scheduled offences constitute one or more special courts under section 11 and 22 of the NIA Act 2008। सेक्शन जो 11 एंड 22 है एनआईए एक्ट का 2008 का, उसके द्वारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करती है इनके सारे केसेस के लिए। जो क्या कहते हैं, स्पेशल कोर्ट शैल बी प्रेसाइडेड ओवर द जज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो उनकी रिकमेंडेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एक जज अपॉइंट करती है स्पेशल कोर्ट के लिए, वही पूरा डिसीजन लेता है। स्पेशल कोर्ट के पास पूरा डिसीजन होता है, हैव ऑल पावर्स की क्या कहते हैं ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है उसके द्वारा जितने भी कोर्ट सेशंस होते हैं उस पर डिसीजन लिया जाता है। क्या कहते हैं, जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। अगर कोई डिसीजन फंस जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना डिसीजन देती है, वही फाइनल होता है उसके बाद, ऐसे इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट ओपन्स अप एनडीआरएफ फॉर इंडिविजुअल डोनेशंस की। कहते हैं जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसके लिए उसको ओपन कर दिया गया है फिर से इंडिविजुअल डोनेशन के लिए। इंडिविजुअल जो डोनेशंस हो कोई भी डोनेट कर सके, कोई भी इंडिविजुअल, तो उसके लिए ओपन अप कर दिया गया है। जैसे हमने देखा कि कोविड-19 को पहले डिज़ास्टर लॉन्च बता दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया है मार्च में ही, तो उसके बाद अब कोई भी इसमें अब इसमें क्या कहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड इंपॉर्टेंट इसमें आता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड इंपॉर्टेंट इसमें आता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसे सेक्शन 46 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके द्वारा बनाया गया था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर पूरा क्या कहते हैं डिसीजन लेती है। जो भी इमरजेंसी रिस्पांस हुआ या रिलीफ इन रिहेबिलिटेशन जो होता है डिजास्टर के कारण, उस पर पूरा अपना डिसीजन देती है। एनडीआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सप्लीमेंट द फंड्स। ये एनडीआरएफ इसलिए भी वर्क करता है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करने के, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए भी वर्क करता है। जो डीएम एक्ट है वो बताता है कि डिजास्टर एक कैटेस्ट्रॉफ में से कैलेमिटी है, जो कहते हैं किसी भी एरिया में आ सकती है, जो मैन मेड कॉजेज से आ सकती है, एक्सीडेंट से हो सकती है, नेग्लिजेंस से भी हो सकती है। इन सब चीज़ों से इसे डिज़ास्टर कहा जाता है। उसके कारण जो भी दिक्कतें होंगी वो डीएम एक्ट के अंदर आएंगी, ऐसा इसमें कहा गया है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का, वो प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ एंड इज नॉट कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज टू प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स।
क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हीं चीज़ में से देखता है जो इमीडिएट रिलीफ में जो जो लॉस या डैमेज हुआ हो किसी डिजास्टर के कारण, ना कि किसी प्रॉपर्टी में या क्रॉप में दिक्कत आई हो तो उसके लिए नहीं ये जिम्मेदार होता है। इसके फीचर्स देख लेते क्या क्या होते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ NDRF इज़ टू सप्लीमेंट द SDRF। इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि ये सप्लीमेंट कर सके SDRF को। प्राइमरी पर्पस ये होता है कि उन्हें फ़ंड प्रोवाइड कर सके, अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए तो वो बता सके, और किस तरह करना है ये भी बताना इन्हीं का काम होता है। NDRF इज लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पब्लिक अकाउंट्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। रिजर्व फंड्स नॉट बीइंग इंटरेस्ट, कि जो रिजर्व फंड्स है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि रिजर्व फंड इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है वार्म क्लोजअप, कि सोलर ऑर्बिटर जो है उसने क्या किया, सन ऑब्जर्विंग मिशन जो है उसने लॉन्च जो ऑर्गेनाइज किया गया था नासा और ESA के द्वारा 10 फरवरी को लॉन्च किया गया था। उसने पहली इमेज दी है जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस उसके हाफ द डिस्टेंस जो है वहाँ से पिक्चर ली गई है। ये सबसे क्लोजेस्ट इमेज है सन की ली गई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि सोलर फ्लेयर्स जो है जो सन में लग रहा है कि सोलर फ्लेयर्स जो है कहते हैं सोलर फ्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इसमें लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सन्स कोरोनल हीटिंग को ये एक्सप्लेन करती है ये इमेज। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। स्मेल सीक्रेट्स, न्यूरोबायोलॉजिस्ट जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं उन्होंने देखा है कि कैसे ब्रेन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट ओडर केमिस्ट्री इनटू परसेप्शन ऑफ स्मेल एंड हाउ इंडिविजुअल हैव हाईली पर्सनलाइज्ड सेंसेशन ऑफ स्मेल। कि ये क्या कहते हैं स्टडी। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आप कमेंट सेक्शन बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि स्टडी में पाया गया कि किस तरह ओडर की किसी महक जो होती है वो कैसे फैलती है, किस तरह लोगों का अलग अलग लोग कैसे तरह सेंसेशन होता है, किस तरह अलग अलग लोग स्मेल करके उन्हें बताते हैं चीज़ें। तो ये पूरी स्टडी उसी पर है। यूजिंग मशीन लर्निंग द रिसर्चर्स कंप्यूटर हाउ अलाइक स्मेल वर एन एक्सपोज माइस टू स्टडी, कि माइस कैसे स्टडी करते हैं, माइस के ऊपर स्टडी हुई कि कैसे वो महक को देखते हो किस तरह। ये पब्लिश की गई थी, नेचर एक जर्नल है उस पर भी स्टडी पब्लिश की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है आर्मिंग इंडियाज पुअर अगेंस्ट द पेंडेमिक, कि जो इंडिया के पुअर लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनको इस पेंडेमिक से बचाना और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं उसके लिए वर्क करना। इसमें बताया गया विटामिन एंड न्यूट्रिशियस फूड सब्सिडी आर डिस्पेंसेबल इन दिस फाइट। जो विटामिन और न्यूट्रिश फूड है उसके कारण हम इस फाइट से लड़ सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें ये कहा गया कि जैसे विटामिन डी जो होता है, देयर हैव बीन अ कंसिडरेबल डिस्कशन साइंटिफिक सर्कल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी ऑन दीज डेज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टडी चली कि विटामिन डी से इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा, तो इसके ऊपर कई रिसर्च हो रही हैं और हुई भी हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी उसके कारण जो कोविड पेशेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली जो डायबिटिक होते हैं और जो हेल्थ हार्ट कंडीशंस होती है, निमोनिया होती है, ओबेसिटी होती है, और जो स्मोक करते हैं या तो उनको इससे क्या है काफ़ी दिक्कतें होती हैं अगर उनके विटामिन डी डेफिशिएंट हैं वो। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं कोविड-19 पैंडमिक में, और उनको काफ़ी जल्दी क्या कहते हैं अटैक होने की खबर भी होती है कि वो ज़्यादा जल्दी अटैक उनके ऊपर हो सकता है कोविड का। तो इसमें ये बात की गई। इसमें यह भी कहा गया कि विटामिन इज नोट टू हेल्प इन हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, कि अगर विटामिन डी अच्छे अमाउंट में होता है तो ये भी इंश्योर करता है कि कैल्शियम अच्छा है बोन में, कैटलाइज प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम मेम्ब्रेन फ्रॉम डैमेज, अगर डैमेज से रोकना सेल मेम्ब्रेन को, प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू, इन्फ्लामेशन टिश्यूज़ का रोकना, जो टिश्यूज़ फॉर्मेशन होता है जो फाइबर्स का उसको रोकना, वीकनिंग जो बोन्स हो रहे हैं उसको रोकना कि कहते हैं वो टूटे ना, उससे क्या कहते हैं विटामिन डी हमें हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है ह्यूमंस में और एनिमल बॉडीज़ में नीड टू बी मॉनिटर व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन डज एंड फ्रीक्वेंसी कि जो विटामिन डी जो ह्यूमंस और एनिमल्स होता है उसे भी कितने अमाउंट में है ये चेक करना ज़रूरी है। ऐसा पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है। लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया है बस कि इस तरह स्टेप से इंडिया विल आर्म इट्स वॉर अगेंस्ट नॉट जस्ट द सडन बट द फ्यूचर पेंडेमिक एज वेल। कि पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, और विटामिन डी अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम इस पेंडेमिक को कैसे लड़ सकते हैं। पूरे एडिटोरियल में यही है। लास्ट में यही कंक्लूड किया गया कि पुअर इस तरह से यूज़ करके इन पेंडेमिक से अभी भी बच सकते हैं और फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आए तो भी बचा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है
पिसोरिस ड्रग इन कोविड-19 थेरेपी। जो सोरियासिस ड्रग जो यूज़ की जा रही है कोविड-19 थेरेपी के लिए, वो हेल्पफुल है कि नहीं, इसमें ये बात की गई है कि वाई आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बीइंग यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विद सार्स कोविड-19। कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये प्रोटीन्स होती है जो लैब में रखी जाती हैं। जो एंटीबॉडीज जो इम्यून सिस्टम में बनती है उसका पूरा मिमिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए होती है। इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। इसमें यही बताया गया कि जो जून 11 को हमने देखा कि फार्मा मेजर जो बायोकॉन ने उसने अनाउंस किया कि उसे ड्रग DCGI द्वारा अप्रूवल मिल गया है इटोलिजुमाब जो ट्रीटमेंट सिक्टोन के लिए रिलीज़ किया गया था सिंड्रोम, वो कोविड पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, DCGI को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो DCI होते हैं वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्या कहते हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी होती है ड्रग्स की, जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की या वैक्सीन या फ्लूइड्स या सेरा इन इंडिया के लिए जो लाइसेंस होते हैं उनको अप्रूवल ये DCGI देते हैं। DCGI स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देखते हैं, सेलिंग इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया को भी DCGI ही देखते हैं। ये एक एपलेट अथॉरिटी है जो यानी कोई भी डिस्प्यूट होता है ड्रग के लिए क्वालिटी ऑफ ड्रग के ऊपर तो उस पर ये डिसीजन देते हैं। ये प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड की, ये नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड भी यही बनाते हैं। ये यूनिफॉर्मिलिटी भी लाते हैं इन्फोर्समेंट में, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स है उसमें भी ये यूनिफॉर्मिटी लाते हैं कि बराबर रहे हर जगह, सब पर बराबर उस पर कंट्रोल रहे, तो ऐसा भी ये बनाते हैं। ये ट्रेन ड्रग एनालिस्ट डेप्यूटेड बाय द स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी एंड अदर इंस्टीट्यूशन, जो और भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एनालिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये अपना डिसीजन देते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है वाई इज इंडिया आउट ऑफ द छापर रेल प्रोजेक्ट। कि इंडिया इस छापर रेल प्रोजेक्ट से क्यों बाहर है। जो इंडिया ईरान अफगानिस्तान जो ट्राईलेटरल एग्रीमेंट हुआ था उससे इंडिया को बाहर क्यों कर दिया गया और चाइना ने अपनी फंडिंग उस पर क्यों दे दी है, ऐसा क्यों हुआ है। पहला रीज़न आता है कि इंडिया की फंडिंग ना आने के कारण, कि इंडिया उनको फंड नहीं प्रोवाइड कर पाया ईरान को, तो इसके कारण शारजाह से जो अफगानिस्तान बॉर्डर तक बनना था, छाबा पोर्ट से जहेदन तक जो बनना था, उससे इंडिया की हटा दिया गया और चाइना से फंडिंग ली जा रही। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो यूएस से ही क्या कहते हैं इंडिया का ज़्यादा जुड़ाव हो गया है, यूएस से ज़्यादा जुड़ के रहता है इंडिया और किसी कंट्री से इतना ज़्यादा नहीं जुड़ा है, तो उसके कारण भी ये इंडिया को हटाया जा सकता है, ऐसा पूरा इसमें बताया गया। आप इसे पढ़ सकते हैं, हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं छाबर पोर्ट को देख लेते हैं हम लोग एक बार अलग से। छाबर पोर्ट कहाँ पे है। ईरान का छाबर पोर्ट जो है वो है गल्फ ऑफ ओमान में, जो एक ओनली ओशियनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री, वो एक सिर्फ वन ऑफ द ओनली है ईरान का जो ओशियनिक पोर्ट है, सिर्फ वही बार उनका एक ओशियनिक पोर्ट है। द पोर्ट गिव एक्सेस टू एनर्जी टू पर्शियन गल्फ नेशन, जो पर्शियन गल्फ नेशंस हैं उनसे क्या कहते हैं कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इसीलिए इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को बाईपास करके वो छाबर पोर्ट से फंक्शन कर सके, ऐसा इंडिया चाहता था, इसीलिए उनके साथ फंडिंग उनको प्रोवाइड करा था। ये किस तरह से हेल्प हो सकता है इंडिया के लिए, ऐसा देख लेते हैं हम लोग। पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन बना ले, और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशियन कंट्री जो हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बना ले और ट्रेड रिलेशन बढ़ा सके सी रूट द्वारा, इस पोर्ट द्वारा, छाबर पोर्ट द्वारा। ऐसा इसमें था कि छाबर पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए भी बेनिफिशियल हो सकता है कि चाइनीज़ का प्रेजेंस अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनका जो गादर पोर्ट है जो 400 किलोमीटर छाबर रोड से दूर है उससे भी कनेक्शन बन सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें एक ये भी हो सकता है जो ऑयल हम लोग लाते हैं उसको क्या कहते हैं उसमें भी हमें सहायता मिल जाती है, अगर हम सी रूट द्वारा लाते तो छावा पोर्ट से डायरेक्ट ले आ पाते और जल्दी आ पाता और पाकिस्तान को बाईपास कर पाते, ऐसा इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसमें ये भी कहा गया छावा पोर्ट इंश्योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी, कि एक पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बनाता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो इकोनॉमिक टाइज बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली बराबर करते, दोनों को इकोनॉमिक टाइज होता तो क्या दोनों नेशन के बीच में तो अच्छे रिलेशन होते, ऐसा इसमें कहा गया है। कि एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से छावा पोर्ट कुड बी एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कुड बी कोऑर्डिनेटेड, कि एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देख। अगली न्यूज़ आती है, पेंडेमिक में कॉल फॉर सस्टेन सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर। इसमें कहा गया है कि कहते हैं कि इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सस्टेन सपोर्ट की हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। इसमें हमने देखा है जैसे कि बैड न्यूज़ ऑफन टू फैमिलीज ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर्स आर अंडर प्रेशर, की जो फैमिलीज़ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स की फैमिली हो गई या पेशेंट्स की फैमिली हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहती है कि उनके लोग बाहर हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसके कारण कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके कारण दिक्कतें आई, उसी के बारे में पूरा ये न्यूज़ बताई गई है। पूरी न्यूज़ उसी पे है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। पूरा न्यूज़ ऐसा ही है कोविड-19 पैंडेमिक का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।